प्रेशर में आके कोई डील कर लें, लेकिन वो करेंगे नहीं। ये खान साहब के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, उनको आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन से कट ऑफ रखना चाहते हैं कि उनको पता ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुल्क में। इसी तरह बुशबी के साथ भी कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स है। 5 या 6 जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा कि जो हमारे ऊपर प्रेशर है कि इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ फैसले दें। तो अगर वो कानूनन है या गैर कानूनी तौर पे अदलिया को भी प्रेशराइज करके पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ उनको ब्रेक करने के लिए फैसले करवाए जा रहे हैं। खान साहब ने खुद इंस्ट्रक्शंस दी हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, शाहिद खान अब्बासी साहब से, बाकी तो हमारे साथ कुछ थे भी, बल्कि जीडीए से, मारंग बलोच से, पश्तीन से। उन्होंने कहा कि इस बड़े एजेंडा पे सिर्फ 1 2 3 बड़ी बड़ी बातें जो हैं, मिसाल के तौर पे कानून की हुक्मरानी या आइन की बालादस्ती या जमहूरियत के साथ जो हो रहा है आजकल, मतलब ये इस पे तो सारे एग्री हो जाएंगे। तो उसमें हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह उस पर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्कर चौधरी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आतिफ खान साहब। आतिफ खान, ज़रा बताइएगा कि जो एक पिछले तकरीबन 26 हफ्तों से बानी चेयरमैन से मुलाकातें आपकी नहीं सुखी हैं इमरान खान साहब से, क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? देखिए, ये तो सिंपल सी बात है कि ये खान साहब के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, उनको आइसोलेशन में रखना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन से कट ऑफ रखना चाहते हैं कि उनको पता ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुल्क में। और इसी तरह बुशबी के साथ भी कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा किसी से। तो बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स है कि वो प्रेशर में आके कोई डील कर लें, लेकिन वो करेंगे नहीं। बल्कि से कहा यह जा रहा था कि अब आगे हम जाएंगे एहतजाज की जानब। अब ग्रैंड अलायंस की भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो उसमें किस हद तक कामयाबी मुतवक्के है? देखिए, ग्रैंड अलायंस इंशाल्लाह बनेगा। उसमें हमारी पार्टी भी इंटरेस्टेड है। खान साहब ने ख़ुद इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब से और अब्बासी साहब जो शाहिद खान अब्बासी साहब से, और इसी तरह बाकी जितने भी बाकी तो हमारे साथ कुछ थे भी, बल्कि जीडीए से, मारंग बलोच से, इवन मंजूर पश्तीन से। उन्होंने कहा कि सर्टन एजेंडा पे, एक बड़े एजेंडा पे सिर्फ 1 2 3 बड़ी बड़ी बातें जो हैं, मिसाल के तौर पे कानून की हुक्मरानी या आइन की बालादस्ती या जमहूरियत के साथ जो हो रहा है आजकल, मतलब ये इस पे तो सारे एग्री हो जाएंगे। तो उसमें हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह उस पर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जाए। और उस पर काम जारी है, लेकिन कुछ हमारे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ चूँकि इतनी तलखियाँ रही हैं, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत वो मसले मसाइल आ रहे हैं और आएंगे भी, लेकिन बड़े मकसद के लिए ज़ाहिर बात है छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही। पीटीआई का जो था जो मुतालबा था मैंडेट की वापसी या फ्रेश इलेक्शन, तो ये क्या इसमें शामिल रहेगा? और ये जो अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है, वो जमातें भी राज़ी हो जाएंगी इस मुतालबे के ऊपर? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो पहले ही फ्रेश इलेक्शंस का कहा है कि होने चाहिए। और हम भी ये कहेंगे, मतलब ये मौजूदा जो है, ये तो पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये क्या ड्रामा था, ये कोई इलेक्शन तो नहीं था। ये तो ऐसे ही उन्होंने मजाक किया है कि 1,30,000 वाले को 30,000 कर दिया और 30,000 वाले को 1,30,000 कर दिया। तो कोई इलेक्शन तो नहीं है। हम तो ज़ाहिर बात है, हम जो जो कमीशन चाहते थे कि जी वो इसका ऑडिट करे, इलेक्शन का ऑडिट करे, ये 26 नवंबर का, 9 मई का इस पे कमीशन बने, ताकि कौम को पता तो चले। तो ये कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ। अभी अगर मैंडेट वापस मिलता है, हम उसके लिए भी कोशिश करते रहेंगे। अगर टाइम ज़्यादा गुजर जाता है और उसमें हमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिलती, तो फिर हम फ्रेश इलेक्शंस की तरफ भी जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा जो ऑलरेडी दहशत गर्दी का शिकार है, महरूमियों का शिकार है, ना तो आपको हाउस ऑफ फेडरेशन में उसे नुमाइंदगी मिल सकी है, और ना ही आपकी जो मखसूस नशस्तें हैं उसका कोई फ़ैसला हो सका है। क्या वे फारवर्ड देख रहे हैं आप? इसमें देखिए, अगेन यही चीज़ें हैं कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है या इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की रीसेंट तारीख़ जो है, उसमें कभी इस तरह नहीं किया गया कि आप पार्टी से उसका निशान ले लें, उसके बंदों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएं, उनको आप अरेस्ट करें, इलेक्शन ना लड़ने दें, फिर लोगों ने ख़ुद निशान ढूंढ ढूंढ के वोट डाले, 180 सीटें मिलती हैं, उसमें से आप 100 गायब करके किसी और को दे दें। तो ये तो सारी चीज़ें इसी, ये जो आपने ज़िक्र किया कि रिज़र्व सीटें भी उसी का हिस्सा हैं।
اور سینٹ میں ابھی تک ہمارے صوبے سے الیکشن ہی نہیں ہوا. تو سینٹ تو بیسیکلی فیڈریشن مطلب یہی ہے کہ فیڈریشن چاروں صوبوں سے ایکول نمبر آتا ہے. تو ہمارے صوبے کا اس وقت نمبر ہے ہی نہیں. اور عدالتیں بھی اسی طرح ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے, وہ چاہے قوانین کے ذریعے ہو یا اگر جو 5 یا 6 ججز نے, ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے کہ عمران خان کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیں, تو اگر وہ قانوناً ہے یا غیر قانونی طور پہ عدلیہ کو بھی پریشرائز کر کے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ان کو بریک کرنے کے لیے فیصلے کروائے جا رہے ہیں. ہاؤس آف فیڈریشن سے ایک یونٹ کو باہر رکھنا آئین کی خلاف ورزی ہے. تو کیا اس پلی کو لے کے آپ آئینی بینچ کی جانب یا سپریم کورٹ کی جانب جا سکتے ہیں؟ اس پہ تو ایک کیس چل بھی رہا ہے پشاور ہائی کورٹ میں, لیکن دوسرا بھی ہم اپنے لیگل ان سے بات کر لیتے ہیں. اگر وہ کوئی اس کی فائدہ سمجھتے ہیں تو اس میں بھی جایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل جانا چاہیے اگر وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو. ایک بڑا ایشو آپ کے صوبے کا اٹھا ہوا ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام چینج کرنے پر, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے مجھے تو جہاں تک لگتا ہے خان صاحب تو اس حق میں, جب ہماری 2013 سے حکومت رہی ہے تو انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں کہا کہ یہ میرے نام پہ یہ اسٹیڈیم بنا دو, یہ ہاسپٹل بنا دو, یہ بنا دو. وہ تو میرے نالج میں تو نہیں ہے کبھی انہوں نے, یہ 10 سال میں یہ انہوں نے کبھی ہمیں نہیں کہا تھا. اور بہرحال اگر بنانا ہی تھا تو کوئی میرے خیال میں کوئی اور جو اسٹیڈیم تھا, جس طرح حیدرآباد آباد اسٹیڈیم ہے نیا بنا ہے, تو اس کو آپ نام دے دیتے. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ خان صاحب سے پوچھ لیں کہ آیا یہ ان کی انسٹرکشنز پہ ہوا ہے یا یہ صوبائی حکومت کی اپنا ایک انیشیٹو ہے, تو اس سے بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بہت شکریہ سر.